हेलो। फायरिंग मोड ऑन। लास्ट टाइम भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुरू कर दिया था हमने। अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था फॉर्मूला जो है हमारा। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला वो तो आप जानते ही हो। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है। और अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पता है तो आपको वेवलेंथ निकालना भी आता है। एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ओके। कल मैंने आपको एक टेबल भी लिखवा दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहली लाइन, मतलब पहली लाइन इन द सेंस कि अगर एन एल इक्वल टू 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए तो जो भी वेवलेंथ एमिट होएगी वो सारी कौन सी सीरीज की लाइन कहलाती है? लाइमन सीरीज की लाइन कहलाती है। जो भी वेवलेंथ एमिट होएगी फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर आप उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे तो वो जो सीरीज ऑफ लाइंस आपको मिलेंगी उस स्पेक्ट्रम पे वो कहलाएंगी लाइमन सीरीज की। और वो सारी की सारी कौन से रेंज की होंगी? यूवी, यूवी रेंज की होंगी वो सारी। क्लियर? ऐसी अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? 3 से 2 में आ रहा है, मतलब 2 में आ रहा है, कहीं से भी आए, 2 में आ रहा है कहीं से भी आए। हाँ, तो वो सारी लाइंस अगर आप, वो सारी वेवलेंथ अगर आप एक प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पे प्लॉट करते हो तो जितनी सारी लाइंस बनेंगी वो सारी कौन सी सीरीज की लाइंस कहलाएंगी? बाल्मर सीरीज। एनएल इक्वल टू 2 वाली जितने भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस हैं वो सब बाल्मर सीरीज के नाम पे डेडिकेटेड है। अच्छा, एक बात बताओ, बाल्मर सीरीज की जो लाइंस होंगी उनके बीच का जो गैप होगा वो कम होगा लाइमन के कंपैरिजन में या ज्यादा होगा? कम होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि इसका एनएल थोड़ा ऊपर है तो एनर्जी गैप्स जो होंगे वो छोटे होंगे, एनर्जी गैप्स। ऐसी पाशन के जो एनर्जी गैप्स होंगे और छोटे होंगे। ऐसे करते करते अगर मैं हम्फ्री की बात करूं तो वहां पे जो लाइन स्पेक्ट्रम है ना, वो लाइंस इतनी पास आनी शुरू हो जाती हैं कि वो एक तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम के बजाय बैंड स्पेक्ट्रम कहलाना शुरू हो जाता है। इसीलिए उसके आगे ना तो आप अपना नाम दे पाएंगे ना किसी और साइंटिस्ट का नाम आता है। समझ में आया क्यों नहीं आता? हाँ, क्योंकि उसके आगे लाइंस इतनी क्लोज हो जाएंगी, उनके एनर्जी गैप्स इतने ऊपर जाने पे इतने कम एनर्जी गैप्स होते हैं कि वेवलेंथ में कोई खास ज्यादा फर्क होगा ही नहीं। तो फिर वो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा ही नहीं। लाइंस एक दूसरे में एकदम मर्ज होने लायक हो जाएंगी, एकदम बैंड टाइप का हो जाएगा वो। आगे जाके हो सकता है वो कंटिन्यूस टाइप का ही दिखने लग जाए। कंटिन्यूस होगा तो नहीं, बट हाँ मतलब इतनी पास हो जाएगी आपको लगे अरे गैप ही नहीं है इसमें, तो आगे जाके ऐसे भी हो जाएगा। वरना तो ऐसे फिर ये लिस्ट बहुत इनफाइनाइटली लंबी होती। ये लिस्ट इतनी छोटी क्यों है? समझ बात ये, क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट हुआ था लाइन स्पेक्ट्रम से वो धीरे धीरे लाइंस क्लोजर आती जाएंगी एज वी प्रोसीड फ्रॉम लाइमन टू बाल्मर टू पाशन एंड सो ऑन। क्लियर बात ये? जो गैप है बिटवीन द लाइंस वो कम होता जाएगा क्योंकि हम एनएल को धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं। लाइमन के लिए एनएल बहुत नीचे था तो एनर्जी का गैप बड़ा होता है जब एनएल नीचे है। तो जैसे ही एनएल ऊपर करोगे एनर्जी गैप कम हो जाएगा। 3 से 2 का और 4 से 2 का जो गैप है बहुत छोटा गैप होगा। समझ बात? लेकिन अगर 2 से 1 और 3 से 1 के गैप की बात करें तो वो गैप बड़ा होगा। 3 से 1 और 2 से 1 का जो एनर्जी गैप है वो बड़ा होगा कंपेयर टू द ऊपर वाले केसेस। क्या ये बात क्लियर है? तो इसी वजह से ये जो लिमिट है ये हमने कहाँ पे रोक दी? हाँ 6 पे, मतलब हमफ्रे के आसपास रोक दिया। इनफैक्ट केमिस्ट्री में आपको हमफ्रे हमफ्रे पे कोई क्वेश्चन शायद मिलेगा भी नहीं। मैक्स टू मैक्स अगर क्वेश्चन मिलता है ब्रैकेट तक ही मिलता है, पी फंड का भी नंबर नहीं आता।
ब्रैकेट ब्रैकेट पे अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। लिखवाने के लिए फिर भी दे दिया मैंने। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं दैट यू शुड नो व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, वो लिख लो। लिख लेना, हेडिंग लिखो फ्रेजेस वी शुड नो। कुछ फ्रेजेस दैट वी शुड नो। जैसे अगर मैं सवाल में बोल रहा हूं आपसे कि वेवलेंथ बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की, वेवलेंथ बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की, तो इससे पता है क्या कंक्लूड करोगे आप? एनएल की वैल्यू 2, और फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आना चाहिए, 3 से 2। जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आएगा तो एक लाइन एमिट करेगा, कोई ना कोई फोटोन एमिट करेगा, वो जो फोटोन है उसी को बोलते हैं फर्स्ट लाइन। अगर मैं बोलता सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, पहले तो आपने मुझे बताया फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का क्या मतलब है, तो आपने मुझे बताया बाल्मर सीरीज देखते ही हम एनएल डिसाइड कर लेंगे 2, और क्योंकि फर्स्ट लाइन की बात हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आना चाहिए 2 में, मतलब NH इक्वल टू 3। तो आपको डायरेक्टली वो बोलेंगे नहीं कि इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आ रहा है, वो क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। तीनों डेटा दे दिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ बताओ। तो आपको Z भी दे दिया, NL भी दे दिया, NH भी दे दिया, तो एनर्जी आ गई, और अगर एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ आ गई। समझना है कैसे देंगे? वो डायरेक्टली NL और NH बताएंगे नहीं जैसे बोर मॉडल में बताते थे। बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बस इतना ही डिफरेंस है, वो जो NL और NH साफ साफ बोल के बताते थे पहले, अब नहीं बताएंगे, अब बस ऐसे बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ऐसी मान लो लिख दिया थर्ड लाइन, अभी कुछ और बोलता क्या मैंने, सेकंड, मान लो सेकंड लाइन बोल दिया, सेकंड, फोर्थ बोला था, अरे बाल्मर लिख ही नहीं रहा मैं, लाइमन लिख रहा हूं। हाँ, क्या ये बात आ रही है समझ में? लाइमन देखते ही आप समझ जाओगे एनएल की बात हो रही है 1, समझ जाओगे। लाइमन देखते ही लिख देंगे एनएल की वैल्यू 1, और क्योंकि सेकंड लाइन की बात हो रही है, पहली लाइन कब आएगी लाइमन की, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आए। अब क्योंकि सेकंड लाइन की बात हो रही है तो 3 से 1। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, मान लो लिख दिया थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, हाँ, तो इसका बाल्मर देखते ही एनएल आपको डिसाइड हो जाएगा 2, और क्योंकि थर्ड लाइन बोला है तो थर्ड लाइन कब आएगा, थर्ड लाइन कब एमिट होगी, मतलब फर्स्ट लाइन एमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आए, सेकेंड लाइन कब आएगी जब इलेक्ट्रॉन उसके भी ऊपर से आए, और जब तीसरी लाइन कब आएगी जब इलेक्ट्रॉन उसके भी ऊपर से आए, वो होगी तीसरी लाइन। तो बस काउंट करना शुरू कर दो, 3 से 2 पहली लाइन हो गई, 4 से 2 दूसरी लाइन हो गई, जब इलेक्ट्रॉन 5 से 2 आ रहा है तो तीसरी लाइन हो गई बाल्मर सीरीज की। क्या ये बात आ रही है समझ? ऐसे ही सोचना है। तो थर्ड लाइन का मतलब हो गया 5 से 2। वो तुम्हारा दिमाग है बेटा, कर लो, मत गिनो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, जैसे मर्जी करो, मेरे को तो समझाना है, ठीक है। हाँ, तुम क्यों पीछे रहोगे बोलो? किस चीज की है बेटा? फोटोन है ये फोटोन जब निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 आया, एक फोटोन निकला, इलेक्ट्रॉन 4 से 2 आया, एक फोटोन निकला, इलेक्ट्रॉन अगर 5 से 2 आ रहा है, एक फोटोन निकला, ऐसे फोटोन बहुत सारे जमा हो गए। ये सारे फोटोन जब आप प्रिज्म से पास करोगे, सबकी कुछ कुछ वेवलेंथ है, वो सारी वेवलेंथ आपने एक डार्क बैकग्राउंड पे ऑब्टेन कर ली, तो वहां लाइंस बन जाएंगी। वो लाइंस अगर आप इलेक्ट्रॉन 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, ऐसे वाली लाइंस का स्पेक्ट्रम अगर है वो है, तो वो बाल्मर का स्पेक्ट्रम है।
तो वो लाइंस होती हैं बाल्मर सीरीज की लाइंस, वो सारी लाइंस। उन्हीं की पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन ऐसे पूछा जाता है। उसमें पहली लाइन कौन से ट्रांजिशन की है, कौन से ट्रांजिशन से ये वाली लाइन आई, पहली लाइन। तो बाल्मर की पहली लाइन कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करे। ये वो लाइंस है, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में जंप करेगा तो कोई ना कोई लाइन, लाइन मतलब लाइट एमिट होगी ना, उसकी एक लाइन बन जाएगी फोटोग्राफिक प्लेट पे। उस लाइन की बात हो रही है, पहली लाइन दूसरी लाइन, समझ में आई? अच्छा मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है सेकेंड लाइन फ्रॉम रेड एंड, सपोज ये लाइन लिखी है सेकेंड लाइन फ्रॉम रेड एंड। इसके लिए पहले सोचो रेड लाइन कौन सी वाली से आती थी, रेड लाइन बाल्मर में कौन से ट्रांजिशन से है? रेड पहली थी भाई, 3 से 2, 3 से 2 वाली थी पहली लाइन। उस एंड से गिनना स्टार्ट करना है, रेड एंड बोलते हैं उसको। मतलब ये जो पहली लाइन लिखी है ना मैंने, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसको मैं रेड लाइन भी बोल सकता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज रेड लाइन। मैंने क्या लिखा है, सेकेंड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, मतलब NL की वैल्यू 2, NH की वैल्यू, क्या ये बात आई समझ में? ये इंपॉर्टेंट, रेड एंड का मतलब होता है NL की वैल्यू 2, NH की वैल्यू 3, ये रेड एंड का मतलब हो गया। हाइड्रोजन के लिए अगर NL2 रखते हैं और NH3 रखते हैं तो मुझे जो लाइट मिलती है वो रेड वाली मिलती है, लिखवाया। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 आता है तो कौन सा कलर आएगा। एक वेवलेंथ लिखी थी हमने 6500 कुछ, 5 क्यों, उस एंड से दूसरी लाइन, उस एंड से, तो पहली लाइन वो खुद है, रेड लाइन भी तो एक लाइन है, उस एंड से दूसरी लाइन। हाँ बाद में सी में सिर्फ रेड ही आता है। ठीक है भाई, क्लियर है ये? अच्छा नोट करके लिख लेना, अब कर लोगे, नोट करके लिख लेना। हाँ कैसे? नहीं उसका फिक्स नहीं है ना, विजिबल का ही फिक्स है बस एक, रेड, उसका भी कलर एक रेड बस, और कुछ आ ही नहीं सकता इसके अलावा। ये एक वैरायटी ऑफ सवाल है, इसके अलावा कोई सवाल पॉसिबल ही नहीं है इस वैरायटी का। आएगा तो एग्जैक्टली ही आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इंफ्रारेड में बतेरे हैं और यूवी स्टार्ट यहीं से हो जाती है। ये भी नहीं बोल सकते कि लाइमन से फर्स्ट यूवी एंड, मतलब लाइमन में स्टार्ट करो, लाइमन तो मतलब यूवी वाली लाइन तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है बाल्मर में ही। इलेक्ट्रॉन को वहां से ले आओ, कहां से, 7 से, 7 से 2 ले आओ, वहीं से यूवी स्टार्ट हो जाती है। तो और कोई सवाल पॉसिबल ही नहीं है इसके अलावा। ये एक वैरायटी ऑफ सवाल है जो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा नोट में एक लाइन लिख लेना कि फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा लाइन। पहली लाइन को अल्फा लाइन भी बोलते हैं। सिमिलरली सेकंड को बीटा बोलते हैं, थर्ड को गामा बोलते हैं, फोर्थ तक बात जाएगी नहीं, बस यहीं तक काम खत्म हो जाएगा। इसके आगे तुम्हें आती भी नहीं होगी ग्रीक, है कि नहीं? डेल्टा आती है तुम्हें तो डेल्टा बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो अल्फा लाइन है, रेड एंड इज अल्फा लाइन। ठीक है, जितनी ग्रीक आती आती है तुम्हें वो समझ लेना, फिर लास्ट कहाँ खत्म होता है ग्रीक तुम्हारी डेल्टा पे खत्म हो जाती है, नहीं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, कोई बात नहीं, इसके आगे कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं अच्छा गूगल की अभी याद था तुम्हें, अरे वाह। ओमेगा पे खत्म होती है वैसे, है लिखना नहीं है, ऐसे ही बता, इतना ही काम आता है गामा तक, मैक्स टू मैक्स अगर बहुत कभी गंदी किस्मत हुई तो डेल्टा, गामा तक खत्म हो जाती है दुनिया सारी। ठीक है, यहीं तक ही सवाल पूछा जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ग्रीक थोड़ी सिखाना है।
इसके आगे अगर पूछना है तो ऐसे फोर्थ लाइन या फिफ्थ लाइन बोल के पूछ लेंगे, जरूर नहीं है ग्रीक में ही पूछें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट लाइन। हाँ नोट में, सीरीज लिमिट लाइन मींस, इससे क्या समझ आ रहा है आपको? लास्ट सीरीज लिमिट, तो यानी कि NH की वैल्यू इंफिनिटी, मींस NH इक्वल टू इंफिनिटी। जैसे बाल्मर की सीरीज लिमिट लाइन, बाल्मर की सीरीज लिमिट लाइन मतलब बाल्मर सीरीज की आखिरी लाइन कब आएगी? हाँ इंफिनिटी से 2, मतलब उसमें सीरीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कौन सी है। तो सीरीज लिमिट का मतलब हो गया हमें NH क्या लेना है? इंफिनिटी, ये इसका मीनिंग है, इसलिए तो लिखा है सीरीज लिमिट लाइन मींस NH इक्वल टू इंफिनिटी, इसलिए तो लिखा है। बाल्मर लिखोगे तो NL की वैल्यू फिक्स होगी ना, पाशन बोलोगे तो NL की वैल्यू फिक्स होगी, NH सीरीज लिमिट बोल दिया तो NH फिक्स हो गया, किसी के लिए भी हो सकता है। समझ आई बात? अब उसके आगे वो नाम लिखा होगा उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना, कर लोगे? ठीक है भाई, देखते हैं। तो सबसे पहले काम करो, क्वेश्चन लिखो, मैं NL और NH चेक कर लूं कितना सीखे तुम। NL और NH बस यही चेक करूंगा फिलहाल में, क्योंकि अगर तुम NL और NH निकाल पा रहे हो तो फिर क्या ही बचा, फिर तो फॉर्मूला फॉर्मूला तो बोर से ही आता है हमें लगाना, तो फॉर्मूला लगाना तो बोर से ही आता है हमें, तो नया क्या सीखा हमने? यही तो सीखा बस कि NL और NH कैसे निकालना है, बस यही तो नया था। तो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो लिखो फाइंड NL एंड NH फॉर द फॉलोइंग, मैं बोलते जाऊंगा तुम NL और NH लिखते जाना सामने। फाइंड NL एंड NH फॉर द फॉलोइंग, 12-15 एग्जांपल्स हैं, फटाफट लिखते जाना एकदम। क्वेश्चन क्या लिखना है? एक लाइन लिखनी है जैसे ये लिखी है, ऐसा ही लिखवाऊंगा, उसके आगे NL लिखोगे, NH लिखोगे और वैल्यूज डालते जाना उसको, समझ गए? जैसे पहला, अल्फा लाइन ऑफ पैशन सीरीज, NL और NH का डेटा सामने लिख दो, अल्फा लाइन ऑफ पैशन सीरीज। अब उसके लिए वो ऑर्डर में याद होना चाहिए तुम्हें, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पीफंट, हम्फ्रे, ये लाइन से याद होगा तभी तो पता चलेगा। हाँ, NL3 NH4, क्लियर? एक काम करते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे NL NH, तुम अपनी कॉपी में लिख लेना, जो सही होगा गलत होगा अपने हिसाब से लिख लो, ठीक है? इतना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है लिखने में, है ना? बस मैं क्वेश्चन बोलूंगा, लिख लेना फटाक से, आंसर मत बोलना, लास्ट में डिस्कस करेंगे, मजा आएगा लास्ट में। बीटा लाइन ऑफ पैशन सीरीज, दिमाग में सोच के लिख लो, बीटा लाइन ऑफ पैशन सीरीज, NL और NH दोनों की वैल्यू लिख लो। वो हिंदी कमजोर है के? ग्रीक में समझाऊं? ग्रीक ठीक है तुम्हारी, ग्रीक बाहर समझा पाऊंगा बेटा मैं तुम्हें। तीसरा लिखो, कई बार ये हो जाता है ना कि मतलब आंसर इतनी मुश्किल से हमें कैसे आता है, और अगर आता है तो अंदर बचा के कैसे रखें, इतनी मुश्किल से आया है, 1.5 महीना हो गया आंसर आए हुए, आज तो नहीं रुक पाएंगे, तो मुश्किल हो जाती है कई बार, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पाचन शक्ति खत्म हो जाती है थोड़ी सी। थर्ड लिखो, गामा लाइन ऑफ, गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, दिमाग पे जोर दो, बोलना, मुंह पे जोर नहीं देना, दिमाग पे, गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट लिखो, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। नेक्स्ट, ये कुछ नया दे रहा हूं मैं, नया तो क्या, कॉन्सेप्ट तो आता है तुम्हें पहले से, लैम्डा मैक्स ऑफ पैशन सीरीज, लैम्डा मैक्स
ऑफ पास्चन सीरीज, मतलब एक ऐसी लाइन जिसका लैम्डा मैक्सिमम हो। लैम्डा से मत सोचना, एनर्जी से सोचना। मतलब ऐसी लाइन पास्चन सीरीज की जिसकी एनर्जी मिनिमम हो, ये इसका मीनिंग हुआ। बाकी अपना दिमाग लगा लेना, एनर्जी मिनिमम कब आएगा। मुर्गा बना दूंगा जो पेशेंस नहीं है। नेक्स्ट लिखो, लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिन ऑफ बाल्मर सीरीज। लैम्डा से सोचना ही मत, एनर्जी से सोचना, वरना आंसर गलत आएगा। लैम्डा मिनिमम ऑफ बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट, ई मैक्स लाइन। इस बार तो डायरेक्ट एनर्जी में ही दे दिया मैंने। ई मैक्स मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन। ई मैक्स लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ई मैक्स लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। नेक्स्ट, ई मिनिम, ई मिन, ई मिन लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी वाली लाइन। ई मिन लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। ई मिन, ई के नीचे MIN लिख देना। ई मिन लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। नेक्स्ट लिखना, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड। नेक्स्ट लिखो, लिमिट लाइन फॉर बाल्मर सीरीज। लिमिट लाइन, लिमिट, लिमिट लाइन फॉर बाल्मर सीरीज। क्लियर? बस इतने लिख लो फटाफट, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। अगर कोई रह गए हो किसी के, तो उसके लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। एक आध किसी का रह गया हो सकता है, तो दिमाग लगा लो। बात नहीं करना है, तुम्हें पता ही है, मोड ऑन है। हाँ, तो फिर निहार क्यों रहे हो बेटा उसको। हो गया तो फिर आराम से कॉपी में देखो। लड़का हमारा सुशील सुंदर है, माना कि इसका मतलब ये थोड़ी है। दो मिनट का समय दे रहा हूं मैं, जिसके दो चार रह गए हों, 1 मिनट का समय बचा है, वो लिख लो। आपस में कंपेयर नहीं करना है, अपने आंसर देखो चुपचाप, किसी से पूछना भी नहीं है तेरा कितना आया मेरा कितना आया। ठीक है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अपने ऊपर भरोसा रखो, गलत ही होगा। सही तो मैं बताऊंगा ना, दूसरे से क्या होगा फिर कंपेयर करके। फिर तुम उसको ठीक करोगे, तुमसे देखा थोड़ी जाता है किसी का बुरा, कि अरे उसने तो गलत लिखे सारे। फिर तुम उसे बताओगे, तुम्हें बाहर भेजना पड़ेगा। फिर तुम बोलोगे मदद कर रहा था, भलाई का जमाना ही नहीं है ना। तो ये सब नौबत आए ना। 10 सेकंड और रह गए। ठीक है भाई, 5 4 3 2 1 स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे नंबर बोलते चलेंगे, ठीक है। जैसे पहला है 3 4। किसी का अगर नहीं आए तुरंत हैंड रेस कर देना, मुझे पता चल जाएगा कि नहीं आया। ठीक है, जिसका नहीं आए, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला है 3 4, दूसरा है 3 5, तीसरा है 4 7। 4 7 नहीं आया, ठीक है। गामा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज का क्या मतलब बेटा, एनएल की वैल्यू क्या होगी। एनएल, ब्रैकेट का मतलब क्या बताया था कल। ब्रैकेट सीरीज क्या लिखवाया था मैंने, एनएल की वैल्यू क्या, तो लिखवाया था ना। तो फिर एनएल की वैल्यू 4 हो गई।
अब इलेक्ट्रॉन आना कहां से है, क्या लिखा गया है उसमें, गामा लाइन, मतलब वहां से थर्ड, तो उसके जस्ट ऊपर से जो आएगा इलेक्ट्रॉन वो फर्स्ट लाइन होगी ब्रैकेट की। ब्रैकेट की फर्स्ट लाइन कौन सी हुई, 5 से, जब इलेक्ट्रॉन 4 आए 5 से 4। सेकेंड लाइन कौन सी होगी, 6 से 4। आना 4 में ही है, बस ऊपर से आते जाना है। जस्ट ऊपर से आओगे तो पहली लाइन, उसके और ऊपर से आओगे दूसरी लाइन। ब्रैकेट मतलब ये फिक्स है कि आना कहां है, आना कहां से है ये लाइन के हिसाब से डिसाइड होगा। फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट ऊपर से आना है, सेकेंड लाइन मतलब उसके थोड़ा और ऊपर से आना है, थर्ड लाइन मतलब उसके और ऊपर से आना है, ऐसे। तो गामा लाइन मतलब कहां से कहां आना है, 4 से 7 नहीं, 7 से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आए फोर्थ में, 5 से 4 फर्स्ट लाइन, 6 से 4 सेकेंड लाइन, 7 से 4 थर्ड लाइन, इसी को गामा लाइन भी बोलते हैं। ये ब्रैकेट की गामा लाइन हो जाएगी, समझ आ गया। नेक्स्ट है 1 4, नेक्स्ट है 3 4, देन 2 इंफिनिटी, देन 1 इंफिनिटी। हाँ 2 इंफिनिटी नहीं आया, चलो बात कर लेते हैं, पहले 2 इंफिनिटी की बात करते हैं। 2 इंफिनिटी था लैम्डा मिनिमम ऑफ बाल्मर सीरीज। लैम्डा मिनिमम मतलब हमें ऐसा ट्रांजिशन चाहिए जिसमें एनर्जी मैक्सिमम आए। तो बाल्मर सीरीज में कौन सी लाइन या कौन से ट्रांजिशन से आपको लगता है कि मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। बाल्मर में कहां कहां से ट्रांजिशन आप करा सकते हो, 3 से 2 करा सकते हो, इंफिनिटी से 2 करा सकते हो, वो सारी बाल्मर की लाइंस हैं। 3 से 2 जब ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी डिफरेंस तो कम है, तो फोटोन भी कम एनर्जी का एमिट होगा। और अगर बाल्मर में इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 2 आ रहा है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो एनर्जी भी ज्यादा एमिट होगी। एनर्जी ज्यादा एमिट होगी तो लैम्डा कम आएगा। क्या ये बात क्लियर है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। समझ में आ गया लैम्डा मिनिमम फॉर बाल्मर सीरीज। ओके, ई मैक्स लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 1 इंफिनिटी। ई मैक्स अब तो आ गया होगा, ई मैक्स का क्या मतलब हो गया, मैक्सिमम एनर्जी की लाइन कौन सी होगी लाइमन में। तो लाइमन में दो मैक्सिमम या मिनिमम, देखो दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो जस्ट ऊपर से या इंफिनिटी से, दो ही आंसर हो सकते हैं। अब खुद दिमाग लगा लो, मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगी, जब आप 2 से 1 आओगे या जब आप इंफिनिटी से 1 आओगे। मैक्सिमम एनर्जी की लाइन कब मिलेगी, जब आप इंफिनिटी से 1 आओगे। समझ आ गई बात, ये बस ऐसे ही सोचना है। क्लियर। नेक्स्ट है 3 4, उसके बाद है 1 3, अच्छा सॉरी 2 5। हाँ कौन सा, तुम्हें कौन सा डाउट है, 3 4 ई मिनिमम लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। बताओ बेटा कैसे सोचा इसको। हाँ, और ई मिनिमम कैसे सोचोगे, मिनिमम एनर्जी की लाइन चाहिए मेरे को, तो मिनिमम एनर्जी की लाइन कब मिलेगी, या मिनिमम एनर्जी का फोटोन कब एमिट होगा, ऐसे सोचो। जब 3 में इलेक्ट्रॉन कहां से आए, मिनिमम एनर्जी भाई जस्ट ऊपर से आया तभी तो होगा बेटा, 5 से क्यों आना है। मिनिमम एनर्जी कब होगा, जब एनर्जी गैप कम होगा शेल्स के बीच। जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 आएगा वही तो मिनिमम एनर्जी आएगी, उससे जो फोटोन एमिट होएगा वो मिनिमम एनर्जी का होगा। 5 से 3 का एनर्जी गैप बड़ा है या 4 से 3 का, हाँ तो हमें तो कम चाहिए ना, तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां आना चाहिए, हाँ 3 से 4 ऊपर जाएगा तो एमिट थोड़ी करेगा, 4 से 3। समझ में आ गई बात है, बस समझ में आया कैसे करना है आंसर। 2 से 5, हाँ बताओ। ये कैसे किया है, ये कैसे किया था, तब क्यों नहीं पूछा। रेड एंड क्या होता है बेटा, रेड एंड अगर कहीं पे लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात हो रही है, NH3 से NL2, ये रेड एंड का मतलब होता है। क्योंकि रेड एंड का मतलब है रेड लाइन कब आएगी, रेड कलर का फोटोन कब आएगा। रेड कलर के फोटोन का डेरिवेशन किया था हमने हाइड्रोजन एटम के लिए कल,
एनएल, जब मैंने एनएल की वैल्यू 2 ली थी, पहला ही सवाल था, एनएल की वैल्यू 2 ली थी, एनएच की वैल्यू 3 ली थी, तो उससे हमें पता चला था कि हाइड्रोजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन को 3 से 2 में लाते हो तो जो फोटोन एमिट होता है उसकी वेवलेंथ 6500 कुछ आई थी एंगस्ट्रॉम। मैंने बताया था ये रेड कलर का होता है, ठीक है, तो वो ही कहलाता है रेड एंड। वो लाइन पहली लाइन है, वो पहली लाइन रेड एंड कहलाती है। तो बेसिकली रेड एंड का मतलब होता है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन आइटम, ये मतलब होता है रेड एंड का। अब रेड एंड से मतलब ये बाल्मर सीरीज को अगर मैं प्लॉट करूं, ये बाल्मर सीरीज की सारी लाइंस प्लॉट कर दी मैंने, ये बाल्मर सीरीज की लाइंस है, ये पहली लाइन रेड है, और इस एंड से दो एंड्स होंगे ना इसके, इस एंड से दूसरी लाइन, ये लाइन कब आएगी, जब NL की वैल्यू 2 है और NH की वैल्यू 3, ऐसा, ये मतलब हुआ इसका, समझ में आई बात। तो थर्ड लाइन का क्या मतलब हुआ, NL की वैल्यू 2 और NH की वैल्यू 5, ये इसका मीनिंग हुआ। तो थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड, समझ में आया, ये इसका मीनिंग, क्लियर। और लास्ट लिखा था हमने लिमिट लाइन फॉर बाल्मर सीरीज, उसका है टू इंफिनिटी, ठीक है। लिमिट लाइन कौन सी बताई थी, अभी बताई थी बेटा, सीरीज लिमिट, ये लिखी है ना। लिमिट लाइन किसको बोला था बेटा, NH इक्वल टू, और बाल्मर का क्या मतलब होता है, NL इक्वल टू 2, हो गया, क्लियर है सब बातें। अगर NL और NH आप निकाल पाओगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। हाँ ठीक है भाई, एक हेडिंग लिखो कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा। एक काम करते हैं, आप एनर्जी निकाल के बार बार लैम्डा क्यों निकाल रहे हो, अगर सवाल में लैम्डा ही पूछा है तो डायरेक्ट HC को डिवाइड डिवाइड करके लैम्डा क्यों ना निकाल लिया जाए डायरेक्ट। समझ मेरी बात, HC भी तो कांस्टेंट ही है, तो थोड़ा टाइम बचेगा, है कि नहीं। क्या बेटा, 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम होती है ना, हाँ प्रॉक्सी, और क्या। 64 कब लिखा हमने, 96, हाँ ठीक है, उतने से चल जाता है, आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है भाई। हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, डायरेक्ट लैम्डा का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ऑफ एमिटेड फोटॉन्स। एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, ये वाला ट्रांजिशन वाला, 13.6 जेड स्क्वायर 1/NL² माइनस 1/NH², ये है ईवी में, और लास्ट में हम ये एनर्जी निकाल के उसको HC बाय लैम्डा से इक्वेट करके लैम्डा निकाल लेते हैं। तो क्यों ना यहीं पे कुछ जुगाड़ करके लैम्डा सीधा ही निकाल लें। तो वो जुगाड़ ये है कि ई की जगह आपको लिखना पड़ेगा HC बाय लैम्डा यहीं पे, और अगर उधर ईवी में है तो इधर क्या लिख सकते हैं अपन, तो उससे हमारा क्या, लैम्डा सीधा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, 13.6 जेड स्क्वायर 1/NL² माइनस 1/NH², सही है। अगर मान लो इसे SI यूनिट में लिखना पड़े, वैसे तो मत ही लिखो, ऐसे ही कर लो, ये कितना लिख सकते हैं अपन, 12400 ईवी एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 13.6, हाँ बाद में कन्वर्ट कर लेना और क्या, Z² इंटू 1/NL² माइनस 1/NH², ये ईवी में है ना, जब यहाँ 13.6 है तो आंसर ईवी में है इसका मतलब, तो आप ईवी से ईवी उड़ा सकते हो। तो आपका जो लैम्डा बचेगा, लैम्डा क्या बचेगा, 1/लैम्डा बचेगा, ये 12400 उधर ले जाना पड़ेगा। एक बार 12400 को 13.6 से डिवाइड करके देख, मतलब डिवाइड करना है इसको, 12400 ऊपर आएगा 13.6, नीचे आएगा 12400, है कि नहीं, इंटू Z² इंटू
ये डिवाइड नहीं करना है, क्या करना है, 12,400 डिवाइड बाय 13.6 पूछ रहा हूं मैं आपसे। 912 आएगा देखना। हाँ 912 आ रहा है, ये याद रखना। कैलकुलेटर खराब है तुम्हारा। ये आएगा 1/912, 1/912, और ये जो नंबर है तुम्हारा जीवन आसान बनाएगा। बहुत सारी कैलकुलेशन बचा देगा ये। सीधा आपको 1/912 लिखना है 13.6 के बजाय, एनर्जी के लिए 13.6 लिखना है, और 1/लैम्डा के बजाय 1/912 लिखना है। और इससे तुम्हारा आंसर जो आएगा, कौन सी यूनिट में आएगा, लैम्डा का। हाँ क्या ये बात समझ आ रही है। बस अब तुम्हारा फॉर्मूला एकदम सिंप्लीफाइड बन गया, देखो ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर वो गंदा हो जाएगा, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, वो गंदा सा हो जाएगा, वो एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, इसलिए मैं 1/लैम्डा ही रहने दे रहा हूँ, 1/लैम्डा ही रहने दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ आंसर आ जाए वो उसको उल्टा कर देना, कोई दिक्कत। अच्छा 1/लैम्डा कुछ होता है मालूम है, 1/लैम्डा भी कुछ होता है, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेव नंबर होता है। तो अगर वेव नंबर पूछ लिया फिर तो डायरेक्ट यही है, ठीक है। इसमें लिख लेना, दिस विल गिव द आंसर ऑफ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस विल गिव द आंसर ऑफ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर है क्या, बोहर कहाँ है, तो स्पेक्ट्रम आ गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चल रहा है, पर ये देखने में एक जैसे ही लगते हैं, तो फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है। क्या, वो जब अगला मॉडल पढ़ेंगे तब, गलतियों के बारे में अभी तो उसकी तारीफें चल रही हैं, ये बोर की मदद से ही तो हो पा रहा है ये सब, बोर का ही फॉर्मूला है ये जो हम यूज कर रहे हैं। लिमिटेशन, बहुत अच्छा आदमी था ये, हाँ हाँ हाँ, वन ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे। कट तुम्ही से कटवाया ये, 12,400 डिवाइड बाय 13.6। सोचो अगर 12,400 डिवाइड बाय 12.4 होता, 12,400 डिवाइड बाय 12.4 होता, तो आंसर आता 1000। अब 12.4 से थोड़ा बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा आना चाहिए, 912। एग्जैक्ट 912 तो नहीं सोच सकते, बट हाँ मतलब इमेजिन कर सकते कि हाँ ठीक है, आ जाएगा ऐसा कुछ। हाँ ऑब्वियसली अप्रॉक्स है, अभी तुमने निकाला था 11.7 आ रहा था, लेकिन चल जाता है, आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस इतने भी वो नहीं होंगे कि 0.10 पॉइंट, ऐसा नहीं है, गैप होगा, इससे हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। ये जरूर लिख लेना, दिस विल गिव यू द आंसर इन, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख लेना, दिस कांस्टेंट, ये जो z स्क्वायर के सामने है, इट इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, लिख लो, रिडबर्ग, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको r से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू है 1/912। लेकिन ये ऐसा यूनिट तो नहीं है ना, ये है आई गेस एंगस्ट्रॉम इनवर्स, एंगस्ट्रॉम की बार -1 में है कि नहीं, क्या कहते हो, मतलब अगर इसे एसआई यूनिट में निकालना पड़ जाए, मीटर इनवर्स, तो तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा, 1/912, और ये एंगस्ट्रॉम नीचे आएगा, एक एंगस्ट्रॉम में पता है कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब ये आंसर बन गया 10⁻10 डिवाइड बाय
912 मीटर इनवर्स, ये एसआई यूनिट है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, अगर ये 1000 होता, अगर ये 1000 होता तो आंसर आता 10⁻7। अभी 1000 से कम है, यानी आंसर 10⁻7 से थोड़ा बड़ा आएगा। वो आंसर है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। एग्जैक्ट वैल्यू 109677 होती है वैसे, क्योंकि एक्चुअली ये भी अप्रॉक्स है ना। मैं एग्जैक्ट की वैल्यू की बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट लिख देता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूं 10967700 मीटर इनवर्स। कॉमा लगा देता हूं, जीरो ज्यादा हो गया लग रहा मुझे, एक जीरो कम आएगा, वही लिख लो। अबे 10⁻7 से थोड़ा बड़ा है ना, वैसे ही ठीक है ना। उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं 1.1 राउंड ऑफ इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। थोड़ा और राउंड ऑफ करते हैं, 1.1। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त तो 1 ही लेंगे, वो तो चलो अभी एक्चुअल वैल्यू लिखनी होती है ना यहाँ तो। हाँ, एक्चुअल वैल्यू मैंने राउंडेड ऑफ लिखी है। थोड़ी राउंड ऑफ की है, ज्यादा नहीं, थोड़ी। थोड़ी मतलब थोड़ी है इस बार तो, बहुत ज्यादा कहाँ राउंड ऑफ किया मैंने। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। तो अपना नाम देना बनता ही है, क्लियर है बात ये। हाँ, यूनिट तो वेव नंबर की आएगी, क्योंकि वो फॉर्मूला भी तो वेव नंबर का ही है। वेव नंबर का ही तो फॉर्मूला ही है, R(Z²) इंटू 1/NL² माइनस 1/NH²। बहुत ऑब्वियस ही बात है, इसकी तो यूनिट है नहीं, इसकी यूनिट है नहीं, तो यूनिट इसी की आएगी जो इसकी है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वही यूनिट आएगी जो इसकी है, क्योंकि बाकियों की तो यूनिट नहीं है। बोथ साइड यूनिट शुड बी सेम। समझ आई बात ये, क्लियर है। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यूज होगा एग्जॉस्टिवली। आर की वैल्यू क्या पुट कर देना तुरंत, 1/912 रादर देन दिस, क्योंकि तुम जब ये पुट करोगे ना तो तुम 1.1 तो कभी नहीं मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा राउंड ऑफ होके आएगा। क्योंकि 1.1 सिर्फ हटा नहीं रहे हो तुम, पता क्या हटा रहे हो, 1.1 इंटू 10⁻7 है। एक्चुअली में तुम अपने मन से तो सिर्फ 0.1 हटा रहे हो, बट एक्चुअली में वो 0.1 इंटू 10⁻7 का फैक्टर हटा रहे हो। तो एक्चुअली में वो थोड़ा सा राउंड ऑफ जो आपको लग रहा है आप कर रहे हो, वो एक्चुअली बहुत बड़ा राउंड ऑफ हो जाता है। वो जिस काम के लिए यूज होता है वहां प्रॉब्लम नहीं आती, वो हमने जो वैल्यू निकाली हुई है ना उसके लिए, वो उतनी प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। अच्छा, दूसरी बात, ये 912 भी माना कि अप्रोक्सीमेटेड है, बट ये उतना ज्यादा एरर क्रिएट नहीं करता। तो आपके एक्यूरेट आंसर आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी तब है जब आप आर की वैल्यू ये ना पुट करके 1/912 पुट करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ में आ गई बात की। ठीक, नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस हो गया हमें जितना करना था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यही है बेसिकली। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस है अब, थियोरेटिकली खत्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस। हाँ, इसके बाद फिर वो थोड़ा सा डी ब्रॉगली और थोड़ा सा हाइजनबर्ग, उसके बाद बहुत सारा श्रोडिंजर। 3 लोग हैं, ये थ्योरीज हैं, इन सब के, इन सब ने थ्योरी दी है। हाँ, श्रोडिंजर के बाद खत्म होगा।
आएंगे हम उस पर। ड्रॉबैक अभी डिस्कस नहीं किए, हम करेंगे। अभी तो हाइड्रोजन, ये तो तारीफें ही चल रही हैं बोर की कमियां बाद में गिनाएंगे जब किसी और की थ्योरी आएगी, तब उसकी कमियां गिनाएंगे। फर्स्ट लिखना, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो पहला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड for second line of Balmer series, for second line of Balmer series in hydrogen atom। तीन चीजें चाहिए होती है ना हमें वैल्यू निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए तीन डेटा चाहिए मुझे, Z, NL, NH। तो अगर मैंने बोल दिया सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इससे मुझे NL और NH का डेटा मिल जाएगा, और क्योंकि मैंने हाइड्रोजन आइटम बोल दिया तो Z का भी डेटा मिल गया, Z मिल गया, NL मिल गया, NH मिल गया। R की वैल्यू तुम्हें पता ही है 1/912 पुट करोगे, उससे तुम्हें मिलेगा वेव नंबर, और वेव नंबर होता है 1 बाय लैम्डा। तो जो भी तुम्हारा वेव नंबर का आंसर आएगा उसको पलट देना, लैम्डा का आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपको निकाल के बताना है एंगस्ट्रॉम में कितना आ रहा है। ऑप्शन दे देता हूं, क्लोजेस्ट ऑप्शन लगाना होगा आपको। मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं क्लोजेस्ट दे रहा हूं, जिससे आपका आंसर क्लोजेस्ट आएगा वही बताना। आई विल सी, रुक जाओ। कितने लोगों का आंसर आ गया है? हाँ भाई लास्ट में खड़े हो, अरे तुम हाँ बताओ, क्वेश्चन में Z की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। NL की वैल्यू कितनी है? होमवर्क कॉपी लेके आओ पड़ोसी। NL की वैल्यू कितनी है? खड़े हो, NL की वैल्यू कितनी है? 2। NH की कितनी है? आंसर आ गया? बैठो। निकलो बाहर। हम्म। किसी, इसका क्या काम है गैस करो? तो मैं ये Z क्यों लिखता? तो हाइड्रोजन के लिए हमने डेटा स्टडी किया, उसको अप्लाई तो कहीं भी कर सकते हैं ना, फॉर्मूला तो जनरल है ये, ठीक है। हाँ भाई, कितना आंसर आया बेटा? सी ऑप्शन आ रहा है क्या? तो आपने लिखा होगा वेव नंबर का फॉर्मूला 1/912 इंटू 1/4 माइनस 1/16, ये हो गया 4/16 माइनस 1/16, 3/16। तो इससे तुम्हारा वेव नंबर आ जाएगा 3/912 इंटू 16। देखो अच्छी बात यह है कि 3 और ये कट रहा होगा, 3 3 9, 3 4 12। देखो कितना जीवन आसान हो गया तुम्हारा। इसको जैसे ही उल्टा करोगे, इसको जैसे ही उल्टा करोगे मजा आ जाएगा तुम्हें। इसको उल्टा करते ही तुम्हें मिलेगा 304 इंटू 16 एंगस्ट्रॉम, इस यूनिट में मिलेगा आंसर, बताया था ये।
बस बाकी अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट 4864। तो एग्जैक्ट अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें क्लोजेस्ट सी ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन आंसर है। क्या ये बात आ रही है समझ में? अगला सवाल लिखें। हाँ, तुम्हारे जैसा नहीं होता पेपर बनाने वाला, मेरे जैसा होता है समझदार आदमी। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर Li2 प्लस, फॉर Li2 प्लस आयन। Calculate wavelength of third line of Balmer series for Li2 plus ion। चलो जीवन थोड़ा आसान कर देता हूं, ब्रैकेट में लिखना इन टर्म्स ऑफ आर। इन टर्म्स ऑफ आर मतलब पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आर के टर्म्स में बताना है बस। ऑप्शन भी दे देता हूं, जीवन और आसान हो जाएगा तुम्हारा। आर के टर्म्स में बताना है, ठीक है। बताओ मत, लिख लो बस। आया आंसर? तुम्ही से पूछूंगा मैं। बहुत शौक है ना बात करने का क्लास में। तो गलत आ रहा होगा ना बेटा, फिर क्या हो गया? पूछा तो लैम्डा है, तुमने वेव नंबर निकाला है। कितने लोग आंसर आ गया कुछ ना कुछ? बी ऑप्शन आ रहा है? नहीं आया? खड़े हो बेटा, बताओ किसकी जगह क्या पुट किया पहले तो। जेड की जगह क्या पुट किया? 3। एनएल की जगह क्या पुट किया? 2। और एनएच की जगह क्या पुट किया? फिर कैसे नहीं आ रहा है? वेव नंबर का फॉर्मूला क्या लगाया? आर जेड स्क्वायर 1/, -1/। क्या आप ये सॉल्व नहीं कर पाए? क्या क्या संजीव सर को फोन कर दूंगा मैं। 25 - 4 एलसीएम। 25 - 4 21 लिखना होता है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सीधा 100 आ गया। बस बताओ, आंसर आ गया बेटा। देखो लैम्डा पूछा है, उल्टा कर देंगे। 100 बटा ये होता है 189 आर। देखो कितना मुश्किल है, बताओ इसकी कैलकुलेशन बताओ जरा। ये थोड़ी हम कर पाएंगे। बैठो, जब आपने सब डेटा सही लिखा है फिर आंसर गलत आने का सेंस नहीं है। क्लास में ट्राई किया करो, आंसर आए। डोंट वेट कि गोरे कोई नहीं घर जाके कर लेंगे। क्वेश्चन कहाँ भागा जा रहा है, कॉपी में ही लिखा रहेगा। अगला लिखे, इस बार सबका आंसर आना चाहिए भाई। कैलकुलेट
आंसर ना भी आए झूठा मूठा हाथ खड़ा कर देना। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एक्सट्रीम लाइंस, कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एक्सट्रीम लाइंस। अब दिमाग तुम्हारा आईक्यू चेक करूंगा मैं, ठीक है? मैंने बताया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग भी नहीं है हमारे पास। माना कि मैं ऐसा मानता हूं, पर तुम तो नहीं मानते ना। तुम तो मानते हो कि तुम थोड़ा बहुत दिमाग लेके आए हो, खुद से दिमाग लगाना। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ एक्सट्रीम लाइंस इन बाल्मर सीरीज, एक्सट्रीम लाइंस इन बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट में लिख लो इन टर्म्स ऑफ आर, ब्रैकेट क्लोज, फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके दो लैम्डा आएंगे, क्योंकि मैंने एक्सट्रीम लाइंस बोली हैं, तो दो लैम्डा आएंगे, एक लैम्डा मिनिमम, एक लैम्डा मैक्सिमम। एक्सट्रीम लाइंस, एक्सट्रीम वाले, एक्सट्रीम मतलब कोने कोने। क्या मतलब वो एक्सट्रीम का? पहली और आखिरी, बस। इन टर्म्स ऑफ आर तो जीवन और आसान हो गया, इन टर्म्स ऑफ आर बोला है तो जीवन हमारा और आसान हो गया। वरना वन बाय आर की जगह आपको 912 रखना। अच्छा, आर की जगह वन बाय 912 रखते हो, या फिर 1/r की जगह 912 रखते हो, एक ही बात है ना। तो ये 912 भी एक अच्छी चीज है जो आपको पता है। 912 आपके जीवन में उतना ही सुकून देगा जितना 12,400 दिया करता था। ये पहला पार्ट। अरे पेशेंस, 2 मिनट का मौन रखेंगे, सबको मौका देंगे। ए, बी, सी, डी, एक आंसर इनमें से आएगा और एक लैम्डा इनमें से आएगा। इनमें से कोई एक लैम्डा मिनिमम होगा और कोई एक लैम्डा मैक्सिमम होगा, ठीक है? इन दोनों में से एक एक आंसर चुनना है आपको। चुन लिया गया? सही बताओ, कितने लोग आंसर मैच कर रहा है इसमें से एक, उसमें से एक? कम लोगों का कर रहा है, 2-4 लोगों का नहीं कर रहा है। बेटा झूठ मूठ का उठा लो प्लीज। चलो बता देते हैं, देखो कौन कौन सा है वैसे आंसर इसमें से, इसमें, ठीक। तो हमें बोला था एक्सट्रीम लाइंस ऑफ बाल्मर। एक्सट्रीम लाइंस मतलब फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन। एक्सट्रीम लाइन का मतलब यही हुआ। फर्स्ट लाइन बाल्मर की कब मिलेगी? NL इक्वल टू 2, NH इक्वल टू 3। और लास्ट लाइन बाल्मर की कब मिलेगी? NL इक्वल टू 2, बाल्मर है ना, बाल्मर की लास्ट लाइन NH इक्वल टू इंफिनिटी। और Z दे रखा है 1, हाइड्रोजन की बात हो रही, दोनों के लिए Z कॉमन है 1, बहुत हो गया, इतना ही करना था। लैम्डा, अच्छा एक बात बताओ, 3 से 2 आते वक्त लैम्डा मिनिमम, अच्छा एनर्जी बताओ पहले तो, 3 से 2 आते वक्त एनर्जी मिनिमम आएगी या इंफिनिटी से 2 में एनर्जी मिनिमम आएगी? 3 से 2 में जब ट्रांजिशन होएगा तब एनर्जी, तो यहां से आपको मिलेगा लैम्डा और इससे आपको मिलेगा लैम्डा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब तो क्या
1/λ इज इक्वल टू क्या था ये, R 1/4 माइनस 1/9, 9 माइनस 4 इज 5, तो ये बन जाएगा 36/5R। आ गया भाई लैम्डा, 2 लाइन में, 2 लाइन। क्या कहते हो? अगर बाई चांस एंगस्ट्रॉम में पूछते तो 1/R की जगह क्या पुट कर देते, 912, 1/R की जगह, और आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। सिंपल है वो भी, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता वो भी। ये समझ में आया कैसे किया? समझ में आई? इस तरह 1/λ इज इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये तो गया, तो ये बच जाएगा सीधा सीधा लैम्डा इक्वल्स टू 4/R। ये तो 0 बन गया ना, आ गया खत्म। ये लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम। कौन सी चीज नहीं आई समझ में इसमें से बता दो फटाफट। क्लियर है सब? सही बताओ। एक क्वेश्चन और दे दूं? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम काउंटिंग ऑफ फोटॉन्स करेंगे। काउंटिंग ऑफ फोटॉन्स का ये मतलब है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, कि अगर इलेक्ट्रॉन को आपने हाइड्रोजन एटम में 12.09 eV की एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, कूद के थर्ड में डायरेक्ट चला जाता है। वैल्यू तो याद भी हो गई हमें, 12.09 eV से वो सीधा थर्ड में चला जाता है। अब जब वो लौट के आएगा तो उसके पास 2 यूनिक रास्ते हैं फर्स्ट शेल में आने के। पहला रास्ता डायरेक्ट, डायरेक्ट 3 से 1। तो जब वो 3 से 1 आएगा तो एक फोटोन एमिट होगा 12.09 eV का, जिसके करस्पॉन्डिंग आप लैम्डा भी निकाल पाओगे। और अगर उसने दूसरा रास्ता चुना कि रास्ते में चाय समोसा पकोड़ा खाते हुए घर जाएंगे, घर तो जाना ही है, जल्दी की से है, तो वो 3 से 2 में आएगा पहले, क्योंकि 2 इज ऑल्सो एन अलाउड ऑर्बिट, एक एनर्जी लेवल है जो अलाउड है, वहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो वो 3 से 2 में आके एक फोटोन एमिट करके फिर 2 से 1 में आना, तो देखो पड़ेगा ही घर, जाओगी किधर। तो 3 से 2 में आके 2 से 1 में भी आया जा सकता है। उस केस में कितने फोटॉन्स एमिट होंगे, 2 फोटॉन्स एमिट होंगे। 3 से 2 के ट्रांजिशन से जिस एनर्जी का फोटोन एमिट होगा वो कितनी है, 1.89 निकाली थी शायद हमने, 1.89। थर्ड एनर्जी माइनस सेकेंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, उसका डिफरेंस था 1.89। ठीक है, तो थर्ड से जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड में आएगा तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, 1.89 eV। और फिर सेकेंड से जब वो फर्स्ट में आएगा, आना तो फाइनली फर्स्ट में ही है, तो कितने का एमिट होगा, 10.2 eV। तो बेसिकली इफ आई हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जिसके ऊपर हमने कितने का फोटोन स्ट्राइक करवाया था, 12.09 eV का, तो कुछ समय बाद जब मैं फोटोन स्ट्राइक कराना बंद कर दूंगा तो सारे एटम्स पहली बात एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू किस में चले जाएंगे, 3 में। और कुछ टाइम बाद जब आप फोटोन स्ट्राइक कराना बंद कर दोगे तो वो लौटेंगे भी, और जब वो लौटेंगे तो क्या एमिट होंगे, फोटॉन्स। मैक्सिमम कितने फोटॉन्स एमिट होंगे अगर आपने 12.09 स्ट्राइक करवाया था, तो मैक्स, एट मैक्स, क्या ये बात आ रही है समझ में, 3। किसी एक एटम में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ जाए, किसी एक एटम में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 3 से 2 आए और फिर 2 से 1 आए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स 3 फोटॉन्स आपके यूनिक एनर्जी वाले एमिट होंगे, इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी पॉसिबल है अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा 3। सैंपल में, किसी एटम में नहीं, सैंपल ऑफ एटम्स में। अरे 3 से 2 आया
2 से 1 आया, और 3 से 1 वाला भी तो गिनोगे ना, सैंपल है, सैंपल, सैंपल में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो मैक्सिमम कितनी डिफरेंट वेवलेंथ्स आपको मिल सकती हैं, ये मीनिंग है उसका। स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या मतलब है, वेवलेंथ्स कितनी डिफरेंट मिल सकती हैं आपको। 3 से 1 वाली भी तो एक वेवलेंथ ही है, वो अलग होगी इन दोनों से। जब एनर्जी गैप अलग है तो वेवलेंथ भी तो अलग ही होगी। क्या ये बात आ गई समझ? सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन होता, सोचो 4 से 1, फिर तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाती। ये नेक्स्ट टाइम पे यही बात करनी है हमें, कि अगर कभी ऊपर, बहुत ऊपर से पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे, ऐसे दिमाग तो नहीं लगा सकते बार बार, क्योंकि बहुत सारी बन जाएगी ना। 4 से 3, 3 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 4 से 1, समझ रहे हो? ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे फिर। हाँ, सब गिनने पड़ेंगे, और फिर आपको यूनिक फोटॉन्स चेक करने होंगे, यूनिक एनर्जी वाले फोटॉन्स। वो नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे, मतलब मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया नेक्स्ट टाइम पे क्या बात करनी है अपने को। थियोरेटिकली ये बात करनी है, एक न्यूमेरिकल रहता है वो लिख लो, घर से करके लाना इसको। लिखो, इफ वेवलेंथ ऑफ, इफ वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन, if wavelength of fourth line of Balmer series, if wavelength of fourth line of Balmer series of helium plus, if wavelength of fourth line of Balmer series of helium plus is x, is x, then calculate, then calculate the wavelength of, then calculate the wavelength of third line, then calculate the wavelength of third line of Balmer series, third line of Balmer series of beryllium 3 plus, of beryllium 3 plus, ब्रैकेट में लिखना in terms of x, ब्रैकेट में लिख लो in terms of x। ये आप कल सॉल्व करके लाएंगे। हाँ हाँ, बनाने ही पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े चैप्टर होंगे तो क्या करोगे, याद थोड़ी रहेंगे पूरे। फॉर्मूले, फॉर्मूले लास्ट में लिखने पड़ेंगे, खत्म होने के बाद ही बनाओगे। फिर तो कोई मतलब, एक टॉपिक खत्म होने के बाद का क्या सेंस है, वो तो तुम्हें याद ही रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब ये होता है जब याद ना रहे जो चीज, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब कुछ याद नहीं रहेगा, तब हेडिंग फॉर्मूला, हेडिंग फॉर्मूला, हेडिंग फॉर्मूला। हाँ